2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। निगम क्षेत्रों में जल्द शुरू होंगे आरओ वाटर एटीएम, निगम आयुक्त ने आश्वस्त किया। लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने निगम प्रशासन ने शहर के कई हिस्सों में आरओ वाटर एटीएम लगवाए थे, जो पिछले कई महीनों से देखरेख के अभाव में बंद पड़े हैं। वहीं जब इस बात की जानकारी न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की टीम ने निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी को दी तो उन्होंने जल्द ही वाटर एटीएम की शुरुआत करने की बात कही। हाँ, अभी आपसे शिकायत मिल रही है, जहाँ जहाँ कहीं पर भी ये एटीएम वाटर एटीएम आरओ पानी के लिए लगाए हुए हैं, वाटर के लिए लगाए हुए हैं, उनको चेक करा करके उनको शुरू कराने का प्रयास करते हैं। 5 दिवसीय विभाग स्तरीय क्रिकेट स्पर्धा का समापन हुआ। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने विजेता टीमों का उत्साहवर्धन कर सीएसजे क्लब के आयोजनों की सराहना की। झाबुआ शहर के कॉलेज मैदान पर कलेक्ट्रेट स्पोर्ट्स झाबुआ द्वारा की जा रही 5 दिवसीय आनंद उत्सव ट्रॉफी विभाग स्तरीय क्रिकेट स्पर्धा का 26 दिसंबर रविवार को समापन हुआ। गोरमी पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। भारी मात्रा में शराब, ओपी शराब, बारदाना एवं शराब ढोने में उपयोग की गई बोलेरो गाड़ी व एक ओमनी वैन कुल कीमत 21 लाख रुपए पकड़ी गई। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के निर्देशन में लगातार चलाए जा रहे शराब पकड़ो अभियान एवं अपराधियों को चिन्हित कर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गोरमी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गोरमी थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई। एक व्यक्ति ग्राम अकलोनी का ग्राम सुरानपुरा के मजरा कुंदन सिंहपुरा में 2 व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने घर में अवैध शराब की फैक्ट्री लगाकर अवैध शराब का निर्माण कर रहा है। 2 फैक्ट्रियां शराब बनाने की पकड़ी गई हैं एक ही थाना क्षेत्र से, क्या कहेंगे सर? देखिए, जब हम लोगों ने इस पर पिछली बार कार्रवाई करी थी संबंधित थाने ने, तो अच्छी कार्रवाई हुई थी। तो उसके बारे में जब जनता को जानकारी मिली तो इसके बाद हम लोगों को फिर पुनः इसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि एक दूसरी जगह पे भी इसी तरह से एक फैक्ट्री जो है वो संचालित की जा रही है। तो इसमें जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने इसमें विधिवत रूप से जब वहाँ पर दबिश दी तो वहाँ से पुलिस को 2 व्यक्ति उन्होंने गिरफ्तार किया और साथ में अवैध शराब बनाने का जो सामान है वो जब्त किया। इस पूरे सामान में पुलिस को करीब 450 लीटर जो है वो ओपी शराब प्राप्त हुई। 7 पेटी बनी बनाई उनको प्लेन व मसाला शराब, और उसके अलावा करीब 20,000 खाली क्वार्टर के जो नग थे वो इतने ही करीब उनको ढक्कन और रैपर और होलोग्राम स्टिकर ये सब प्राप्त मिले। साथ ही साथ जो ये अवैध शराब को बेचने के लिए और सभी जगह देने के लिए डिलीवरी के लिए जो एक बोलेरो और एक मारुति ओमनी, ये पुलिस को वहाँ मौके पर मिली और कुल कीमत करीब इन पूरे मशरूके की 21 लाख की जो पुलिस ने जब्त की। लेकिन जो वहाँ पे मेन आरोपी था जिसका संबंध बाद में पता चला जो ये यहाँ पे सप्लाई करता था, तो वो आरोपी मौके से फरार हो गया। अभी उसकी हम लोग पता लगा रहे हैं और साथ में जो जहाँ से ये मेनली ओपी और ये सारा माल मटेरियल सप्लाई होता है तो उनका पता लगा के उनका भी कार्रवाई का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, ओपी कहाँ से आती है? डेप्थ में जाने की कोशिश की जा रही है क्या सर? हाँ, अभी हम लोग यही पता लगा रहे हैं कि ये जो सारा सामान है और साथ में जो ओपी आ रही है ये कहाँ से आ रही है और किस प्रकार से आ रही है और इनका आगे जाकर कहाँ पे इनका बेचने का था, ये अभी हम सभी इन बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। सर, ये आरोपियों पर क्या कितनी और फैक्ट्रियाँ संचालित होने की सूचना है सर? देखिए, अभी हम लोग पता लगा रहे हैं, जैसी जैसी सूचना हम लोग को प्राप्त होती जा रही है उसी तरह हम कार्रवाई करते जा रहे हैं। इन आरोपियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है? इन आरोपियों पर अभी हम लोगों ने प्रथम दृष्टया 34(2) और 49 का अपराध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया है और इनकी गिरफ्तारी की गई है। और जो आरोपी अभी फरार है और उसके बाद में जो अन्य आरोपियों की यदि जानकारी मिलती है तो उनके ऊपर भी हम लोग यही कार्रवाई करेंगे। कुरेभार रजबहा कटने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। गांव के चारों तरफ से पानी की कोई निकासी न होने पर ग्रामीण खफा हैं। पीएम व जनप्रतिनिधियों से जल निकासी की शिकायत के बाद भी उदासीनता के चलते अभी तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के चांदपुर में शारदा सहायक खंड 16 की कुरेभार रजबहा कटने में किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न होने से नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इसी गांव की हैं? हाँ, यही गांव की हैं। क्या समस्या थी आपकी? ये समस्या है जौन बा जब पानी बरसात को या नहर का पानी हो
कौन पानी हो तब एकदम मोहल छापा पड़ जाए जौन एकदम मोहल भर जाए जौन बा पानी और खेत में फसल ना हो जौन बा तो चाहे क्या जौन चीज बोवा कुछ ना मिले जौन बा साहब। तो कोई व्यवस्था नहीं है पानी निकासी कुछ के ना लिए? है व्यवस्था, न नाला है न कुछ है जौन बा। जब से हाईवे बना तब से कुछ ना है व्यवस्था। इसे हम अपन जो कुछ भगवान देते ना अपन हम पानी भर रहा तो हम सड़क गुला अपन जौन बा ऐसे देखा था ना निकाले व्यवस्था बा पानी से कहाँ निकाले जौन बा। फायदा ना हो तो कुछ ठीक से कितने साल से? आज 4 और साल जब से हाईवे बना जौन बा हाईवे क्या 6 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जब से बना तो ये लोग बना दिए रोड, लेकिन कोई ना गांव की निकासी के लिए कोई कहीं ध्यान नहीं दिया। अरे हम लोग गए थे लेकिन सुनवाई नहीं की हम लोग के पास। हाँ कहीं जाओ पहले डीएम को लेके जाओ दरखास्त दो तो आप लोग गए? हाँ तो कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। का भैया प्रधानमंत्री के सामने जाके नहीं भेजे नहीं गांव को नहीं रास्ता सही बाटे नहीं गांव को नहीं पानी सही बाटे 4 फुट हुआ ये हैं उनका धान खरीदा जा रहा है और हमारे किसी भी किसान भाई का धान खरीद केंद्र पे नहीं हो रही है और ये सरकार कहती है हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। बताइए कैसे आय दोगुनी होगी? एक तो आपका धान का हमें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, दूसरा जलमग्न किसानों की फसल हो जा रही है। आप खाद देखिए जो 50 किलो बोरी आती थी आज वो 45 किलो की बोरी आती है। ये सरकार खाद के लिए किसानों को लाइन में खड़ा कर दिया। तमाम लोग परेशान हैं। हम लोग उस गांव के हमारे साथ प्रधान जी हैं उस गांव पंचायत के, हम लोग प्रधान जी को भी आश्वस्त करते हैं कि हम इनके साथ खड़े, इनके गांव पंचायत के साथ खड़े हैं और हम लोग अधिकारियों से बात करके अगर कोई व्यवस्था लोग नहीं बनाए तो हम लोग को चाहे जिससे मिलना पड़ेगा चाहे डीएम साहब से मिलेंगे और अपनी मांग रखेंगे। अगर तब भी नहीं पूरा करते हैं तो आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है और हम लोग सरकार बनने के बाद सबसे पहले वहाँ पे जल निकासी व्यवस्था चाहे जिस स्तर से करना पड़ेगा, चाहे वहाँ नाला बना करना पड़ेगा या कोई व्यवस्था करना पड़ेगा, हम किसानों के साथ खड़े हैं। और पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के बारे में सोचती, किसानों के लिए काम करती है। हमारी सरकार थी, हम लोग किसानों को फ्री में सिंचाई देते थे, हम लोग नौजवानों के बारे में काम करते हैं। आप सोचो अभी यही नौजवान हम लोग ने लैपटॉप दिया था नौजवानों को, लेकिन ये सरकार जब इनका जाने का वक्त आ गया 58 महीना बीत गया तब इनको नौजवान नहीं याद आए। अब ये अंतिम समय पे उनको मोबाइल टैबलेट दे रहे हैं। हमारे लेकिन तमाम नौजवान साथी सब लोगों ने मन बनाया है कि इस बार फिर उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब किसानों की आय दुगनी होगी। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने क्षेत्र के किसानों को जो आज धान की खरीद सरकारी रेट पर नहीं हो रही है, जो किसानों का गेहूँ नहीं खरीदा गया सरकारी रेट पे, मैं अपने किसानों को क्षेत्र के विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार आएगी, हम लोग इस क्षेत्र से चुन के जाएंगे तो गांव-गांव मुझे चाहे कैंप लगवाना पड़ेगा, हम लोग गांव-गांव कैंप लगवा के किसानों का धान का उचित मूल्य दिलाएंगे, चाहे वो गेहूं खरीद का हो उचित मूल्य दिलाएंगे, उन्हें फ्री में बिजली देने का काम करेंगे और तमाम व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे, तब जाके किसानों की आय दुगनी होगी। जी सर, क्या नाम है आपका सर? यहाँ किस पद पर हैं? लेखपाल हैं, चांदपुर हल्का लेखपाल। तो गांव में देखा जा रहा है कुछ नहर ओवरफ्लो होने की वजह से कटान हुआ है और जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। लोगों का आरोप है कि नहर बांधने की वजह से ये जल भराव हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहर क्यों बांधी गई थी? नहर नहीं बांधी गई, नहर में जो पानी आ रहा था तो वही पानी रिस रहा था अपने आप धीरे धीरे, वही रिश्ते बढ़ गया, पानी चला गया। अब वो रात के मामला था, कोई जानता नहीं। तो जैसे सुबह उठे तो लोग भरा, ग्रामीण लोग ये बता रहे हैं कि लेखपाल साहब ने ये निराधार है, गलत है, जो किसी को आरोप लगाना झूठा गलत है। साहिबगंज जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के द्वारा सरकार आम जनताओं तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर रही है। कार्यक्रम के माध्यम से विशेष शिविर लगाकर ग्रामीणों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। एवं राजमहल प्रखंड के मोकिमपुर पंचायत के सरकंडा नमामि गंगे घाट में कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा योजनाओं की जानकारी देना, लोगों को जागरूक करना ताकि लोग आसानी से योजनाओं का लाभ उठा सके। वहीं मुख्य अतिथि राजमहल सांसद विजय हंसदा, सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार सामू के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी कंचन सिंह, जनप्रतिनिधि प्रीति लता किस्कू और अन्य अतिथि उपस्थित रहे। आपकी सरकार आपके द्वार
और प्रत्येक पंचायत में, हर एक प्रखंड में, पूरे राज्य स्तर पे ये कार्यक्रम चल रही है। और जितनी भी योजनाएं सरकार की चल रही है, सेंट्रल की, स्टेट की, सारी योजनाओं को किस तरह से जनता के बीच और जनता के अंतिम पायदान तक पहुंचाया जा सके, बिचौलियों को हटाया जाए, ये एक बहुत बड़ी मुहिम सरकार के द्वारा, और जिसका निष्पादन का भी आप देख रहे हैं कि जो आवेदन दे रहे हैं उसका जो है, कई आवेदन जो है तुरंत हो करके और लोगों को उसका जो है निष्पादन मिल जा रहा है। पेंशन का हो, आपका मनरेगा का कार्ड हो, जॉब कार्ड का हो। तो सरकार का जो लक्ष्य है कि जो योजनाएं हैं उसको अंतिम पायदान तक हमें पहुंचाना है, और वो बहुत ही अच्छी तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारी सरकार को भी और तमाम पदाधिकारियों की जो दिन रात लग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इधर का जो है शिकायत जो आप बोले हैं वो हमारे पास भी आया है। गंगा कार्यक्रम हेमंत सोरेन जी का रहा कि भाई हम जनता के बीच पहुँचे और जो भी समस्याएं आ रही उसका निष्पादन जरूर होगा। आवेदन इसीलिए लिया जा रहा है प्रत्येक प्रखंड, और बाकायदा सिर्फ यहाँ के प्रखंड के पदाधिकारी ही नहीं, स्टेट के तमाम पदाधिकारी डेली मॉनिटर कर रहे हैं कि कितने आपके आवेदन आए हैं और किसका जो है आपका निष्पादन हुआ है, और एक समय सीमा तक के अंदर सभी समस्याओं का भी निदान किया जाएगा जो कि आपका जाके सूटेबल रहेंगे। समस्या हमारे पास पूर्व में नहीं आई थी, आज आई है, और मैं आपको निश्चिंत करता हूं कि इसे जिला पदाधिकारी को दे करके पहले इसका मैं जांच करवाऊंगा और उसका क्या रास्ता निकल सकता है उसका रास्ता बिल्कुल निकाल। थोड़ा सा ध्यान दे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवास जिले के खीवनी अभ्यारण्य में आयोजित अनुभूति कैंप में सैकड़ों स्कूली बच्चे शामिल हुए। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित अनुभूति कैंपस खीवनी अभ्यारण्य में संपन्न हुआ। खातेगांव वन परिक्षेत्र के माध्यम से विद्यार्थियों में प्रकृति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने एवं विद्यार्थियों में वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के महत्व एवं संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। रविवार को खातेगांव वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खीवनी अभ्यारण्य में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खातेगांव एवं एमरोल पब्लिक स्कूल के करीब 120 स्कूली छात्र छात्राओं ने जंगल भ्रमण कर जंगल को करीब से जाना। कुछ देखा, बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। जैसे हमने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखे जो हमने नहीं देखे थे यहाँ पे। जैसे कि एक पेड़ हमने देखा अर्जुन पेड़, उनके यूजेस पता चले हमको, उनके साइंटिफिक यूजेस पता चले, और बहुत खूबसूरत प्रकृति है यहाँ पे। और हमने मृग देखे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने कभी देखी नहीं थी, मतलब देखी तो थी लेकिन उसको जानी नहीं थी। तो यहाँ पे आके हमने उसको भी जानी, और हमको पता चला कि यहाँ पे कैसे हम हमारे जो हमको हमारे नियम पता चले कि हम कैसे जो जंगल में आग लगती है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। नई नई टेक्निक्स बताई हमको कि जो सांप होते हैं उनके बारे में हमको पता चला कि कौन सा जहरीला होता है, कौन सा नहीं जहरीला होता है, और बहुत कुछ जानने को सीखने को मौका मिला। सबको आना चाहिए यहाँ पे। आपका नाम? जानवी विश्वकर्मा। बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है सर, सबसे एकदम मिलने का मौका मिलता है, और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हमें बहुत से कार्य करने होते हैं जो हमें अनुभूति कैंप से जानने को मिलते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ के टीचर्स ने हमें बहुत सारी बातें बताई है कि वन्य प्राणियों को कैसे सुरक्षित किया जाए और आगे आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए हम कैसे संरक्षित रह सकते हैं, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, और वन्य प्राणियों को क्या क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं हमारी ओर से,
तो हम उसके सारे हम कार्य करेंगे और इसी सशक्ति हेतु यह अनुभूति कैंप आज लगाया गया है। जंगल में आया तो कुछ जंगली जानवर दिखे आपको आज? जी सर, हमें हिरण देखने को मिली थी और बहुत से पशु पक्षी हमें देखने को मिले हैं। जो सारी बातें बच्चों को यहाँ बताई गई, निश्चित रूप से आगे उनके आने वाले भविष्य में ये बहुत ही ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। किस प्रकार हमें वन्य प्राणियों का संरक्षण करना चाहिए, किस प्रकार प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए ताकि मानव अपना जीवन सुरक्षित आगे बना सके, अपना भविष्य सुधार सके। जिस प्रकार से कोरोना के समय ऑक्सीजन की जो कमी हुई थी, वो आज हम इस प्रकृति के स्वरूप को देखकर हमें लगता है कि ये प्राकृतिक स्थान जो जगह जगह नष्ट किए जा रहे हैं, उन लोगों को जागरूक करना चाहिए और प्रकृति को बचाना चाहिए, वन्य प्राणियों का संरक्षण करना चाहिए, तभी मानव का जीवन खुशहाल हो सकेगा। और तो आज जो है हम लोग जैसे क्यूनी वन अभयारण्य के अंदर है, तो यहाँ पे आज हम लोग जब बच्चों को लेके गए थे घुमाने के लिए, जब उनको ट्रैक के लिए लेके गए थे नेचर ट्रेल के लिए, तो उन्होंने बच्चों ने सामने से हिरण देखे, स्पॉटेड डियर जो चीतल लाए गए हैं वो उन्होंने देखे, इवन चीतल की कॉलिंग जो होती है अलार्म कॉल वो भी उन्होंने सुनी। तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आया। और एक चीज़ जो हम हमेशा देखते हैं कि बच्चों के अंदर भय होता है कि भाई जंगल में जाएंगे तो टाइगर उनका शिकार करेगा, वन्य जीव जो है नुकसान करते हैं या इस तरह की चीज़ें, तो ये सब भ्रांतियाँ भी बच्चों की टूटी है, क्योंकि बच्चों को पता चला कि भाई वो यहाँ पे लेके ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बाघ या कोई भी और अन्य जीव उनको क्षति पहुँचाएगा। वो जब भी क्षति पहुँचाते हैं जब हम उन्हें कुछ परेशान करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ जो बच्चों में होती है, जो बचपन से उनमें भरी जाती है कि भाई जंगल खतरनाक है या वहाँ पे वन्य प्राणी खतरनाक हैं या ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, या वन विभाग की कार्यप्रणाली हर चीज़ का है। तो बच्चों ने बहुत अच्छे से खुल के उस चीज़ों को समझा और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और उन्होंने प्रश्नोत्तर भी किए, उनकी एग्ज़ाम भी ली गई और 3 बच्चे जो प्रथम आ रहे हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, उनको वन विभाग की तरफ से इनाम भी दिया जा रहा है। तो ये सारा आज का रहा। सर आपका नाम और पदनाम? सर जी, मैं अंबुज जैन हूँ, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से। सूरत रेलवे स्टेशन पर हरियाणा में हुए कराटे नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीतकर कराटे के सभी बच्चों का स्वागत किया गया। हरियाणा में गत रोज 24, 25, 26 तारीख को खरखोदा प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें सूरत से वर्ल्ड के कोसिन कई डू फेडरेशन कराटे की तरफ से 5 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में 5 बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता है। मेरा नाम नीलांचल माझी है। मैं माझी चैरिटेबल ट्रस्ट में सेक्रेटरी हूँ और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं माझी चैरिटेबल ट्रस्ट के सियान सुरेश माझी सर, वो हमको टूर्नामेंट में लेके गए थे जो कि हरियाणा में रखा गया था, खरखोदा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में। वहाँ पे यूथ गेम के तरह से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई जो प्लेयर्स उधर जो ओलंपिक के लिए सिलेक्शन होते हैं, वहाँ पे 5 प्लेयर लेके गए थे सर। और वहाँ पे जो किक बॉक्सिंग का टूर्नामेंट, ऐसे तो वहाँ पे बहुत सारे गेम है, कबड्डी है, खो खो है, टेनिस है, वहाँ पे हम लोगों ने किक बॉक्सिंग का पार्टिसिपेट लिया था और वहाँ से हमने सारे जितने 5 बच्चे हैं सब लोग गोल्ड मेडल में अलग अलग कैटेगरी से गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। अभी इंडिया में हम लोग खाली स्टेट हरियाणा स्टेट से सिलेक्शन हुए हैं। अभी नेशनल ये था, अभी इंटरनेशनल के लिए जाएंगे। इंटरनेशनल के लिए हमको आपका सपोर्ट चाहिए और हमारे संस्था जो माझी चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से हमको भी सपोर्ट चाहिए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी प्लेयर हम ले सके हो सके वो सब पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़े और उज्जवल भारत के भविष्य की तरफ। थैंक यू। जय हिंद। मेरा नाम है माझी रश्मिता सुरेश। मैं वर्ल्ड किकुशिन कराटे डो फेडरेशन के तरफ से हरियाणा में रखा गया तारीख 25, 24, 25, 26 में खरखोदा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यूथ गेम, नेशनल यूथ गेम और SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से नेशनल टूर्नामेंट रखा गया था। उसमें से हम 5 प्लेयर्स ने किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल की है। मेरा नाम है माझी रश्मिता। ये है करण केशरवानी, शंकर प्रजापत, सुमित महातो, राजन यादव और कौन? जय हिंद। खबर उन्नाव से है, जहां आज GST काउंसिल की लखनऊ में 45वीं बैठक हुई, जिसमें भट्टे में निर्मित लाल ईंटों पर टैक्स की दर बढ़ाने के विरोध में आज सैकड़ों ईंट भट्टा निर्माताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे भट्टा मालिकों ने कहा कि GST काउंसिल की 45वीं बैठक में भट्टों में निर्मित लाल ईंटों पर टैक्स की दर में बिना ITC क्लेम में 1% से बढ़ाकर 6% तथा ITC क्लेम करने पर टैक्स की दर
5% से बढ़ाकर 12% किए जाने का प्रस्ताव 1 अप्रैल 2022 से पारित किया गया है। अखिलेश जी आ रहे हैं तो किस तरह की तैयारियां हैं और कैसे तैयारी की जाए? देखिए, ये विजय यात्रा का नवा चरण है और नवा चरण शुभ होता है 9 अंक, और नवे चरण की यात्रा जनपद उन्नाव से शुरू हो रही है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नवे चरण की यात्रा के लिए जनपद उन्नाव को चुना है। इसलिए हम पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपने पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। नवे चरण की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है। जनपद उन्नाव में GIC मैदान पर कल हमारे नेता किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के और जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी सुनने वाले नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हमारे बीच में होंगे कल। और कल का दिन उन्नाव जनपद की राजनीति में ऐतिहासिक दिन होगा जब विपक्ष के किसी नेता की इतना शानदार जन सैलाब लाल क्रांति जनपद उन्नाव में आने वाली है। साहित्यकारों और कलमकारों और तमाम क्रांतिकारियों की धरती रही है। इस धरती का जनादेश, इस धरती की आवाज़ पूरे उत्तर प्रदेश में निकल कर जाएगी और 22 में बाइसिकल चलेगी। जो उत्साह है जनपद उन्नाव में बेरोजगारी को लेकर, जिस तरीके से त्राहिमाम मचा है, जिस तरीके से फैक्ट्रियों से लोगों ने उगाही करके पूरे जनपद की UPSIDC को बिल्कुल मरणासन अवस्था पर कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटी जलाई जा रही हैं, बेटी मारी जा रही हैं, उनके संरक्षण देने वाले लोग थानों पर हैं। किसान की DAP और यूरिया चोरी करने वाली सरकार के खिलाफ कल जनता सड़क पर होगी, जनता इस मैदान पर होगी, जनता बांगरमऊ में शांति राइस मिल में होगी, जनता सफीपुर की जनसभा में ऐतिहासिक जनसैलाब में होगी, जनता स्वप्निल गेस्ट हाउस मुहान में इतिहास लेगी। और एक देश के एक नेता ने जो लाल टोपी के बारे में कहा था, कल लाल टोपी की लाल क्रांति इस शानदार क्रांतिकारी धरती से निकल कर जाएगी और 22 में बाइसिकल की रफ्तार इतनी तेज होगी और जनपद उन्नाव की रफ्तार इतनी तेज होगी कि 6 में 6 सीटें जीतकर हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और बिगड़ा हुआ उन्नाव जो भारतीय जनता पार्टी ने हमको दिया है, हमने 12 से 17 तक ट्रांसगंगा सिटी, 4 लेन एक्सप्रेसवे, मंडियां बनाकर सुंदर सुसज्जित उन्नाव दिया था। उस उन्नाव को 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उजाड़ कर दिया है। हम वादा करते हैं कि 22 में जब बाइसिकल आएगी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, UPSIDC में रोजगार बढ़ेगा, ट्रांसगंगा सिटी बनेगी, हैंगिंग ब्रिज बनेगा, मंडियां बनेंगी, DAP यूरिया किसानों को घर तक मुहैया कराई जाएगी। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो पेंशन 3 गुना करेंगे, रोजगार देंगे, लैपटॉप देंगे और शिक्षा का कोरोना काल में जिस तरीके से। जबलपुर में आदित्य कॉन्वेंट स्कूल में 3 दिवसीय इंटर हाउस क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर शाला प्राचार्य डॉक्टर दिव्या वाजपेयी ने बताया कि दमोह नाका गोपाल विहार स्थित आदित्य कॉन्वेंट विद्यालय इंटर हाउस क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शाला संचालक अमित वाजपेयी की उपस्थिति में विजेता टीम दल को टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान कर एवं विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को पदक व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। किस उद्देश्य से आपने ये आयोजन कराया? आपने अभी कोविड काल में हम लोग सभी देख रहे हैं कि बच्चे पूरे घर में रहें, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी पूरी मिल रही है। अब बच्चे जब वापस स्कूल में आए हैं तो बहुत हम लोग को ये हमारे स्पोर्ट्स टीचर और सारे स्टाफ ने मिलकर एक रेजोल्यूशन लिया कि कम से कम इनको बैक टू द नॉर्मल लाइफ में आना है किस तरीके से। और क्योंकि क्रिकेट हमारे भारत का सबसे पसंदीदा गेम है तो सारे बच्चे बहुत उत्साहित थे। चारों हाउसेस ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया बच्चों ने। हर टीम से कोई बेस्ट बॉलर, विकेट कीपर भी अच्छे निकले हर टीम से और बैट्समैन अच्छे निकले। तो हमारा उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से ये जो हिडन टैलेंट है बच्चों में इसको कैसे निकाला जाए। और ये सारे अब आगे के विचार ये है कि जो सारा क्रीम है, जो जितने बच्चे हमने सिलेक्ट हुए हैं, बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिन्होंने, इन सारे बच्चों को और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, कोशिश की जाए कि इनको और बड़े प्लेटफॉर्म्स पर उतारा जाए। ये किस स्तर का टूर्नामेंट था आपका? जिला स्तरीय का था कि संभागीय स्तर का टूर्नामेंट? नहीं, ये हमारा इंटर हाउस था, हमारे स्कूल का इंटर हाउस कंपटीशन था। पहले इंटर हाउस हुआ, सारे चारों हाउसेस ने पार्ट लिया और चारों हाउसेस में जो विनर रहा येलो हाउस रहा। और अब उसके साथ बच्चे लोग और मैनेजमेंट का गेम हो रहा है
टीचर्स का और बच्चों का। तो अब देखते हैं कौन विनर होता है। एंड आई प्रे कि बच्चे विनर रहें, क्योंकि उनकी विन हमारी, उनकी जीत हमारी जीत। मैं दिव्या वाजपेयी, संचालिका आदित्य कॉन्वेंट स्कूल। जीवनी नगर ग्राउंड में आदित्य कॉन्वेंट स्कूल का क्रिकेट लीग का फाइनल मैच चल रहा है और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया है। येलो हाउस विनर हुई है और सभी बच्चों ने अपना उत्कृष्ट परफॉर्मेंस दिया है। सर, कितनी टीम ने यहाँ पे भाग लिए थे और कौन सी टीम ने आदित्यंस के स्कूल, अंडर स्कूल, इंटर स्कूल 4 टीमों ने यहाँ परफॉर्म किया था। येलो हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस एंड रेड हाउस। और इसमें 3 दिन से ये लीग मैचेस चल रहे थे और जिसमें कि आज येलो हाउस ने ट्रॉफी अपने नाम की है। सर, अपना नाम बताएंगे सर? जी, मैं संचालक आदित्य कॉन्वेंट स्कूल अमित वाजपेयी। कैसा महसूस हो रहा है? खेल आयोजन चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि बच्चों की जो पोटेंशियल होता है कि उनको नीचे से अगर प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को, तो बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं। और सारा स्टाफ इसमें जुड़ा हुआ है कि बच्चों को हम लोग एनकरेज करें और सारा मतलब बच्चों को मोटिवेशन मिले यहाँ से, क्योंकि स्टाफ में टीचर्स रहेंगे तभी बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो हम लोग भी उनको मोटिवेट करने के लिए सुबह से यहाँ आए हुए हैं। तो मैं स्कूल आदित्य कॉन्वेंट स्कूल से वाइस प्रिंसिपल मिसेस मीना दुबे। कितने दिन से ये टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे? किस स्तर के एज के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? 4 दिन से ये टूर्नामेंट चल रहा है और हमारा जो इंटर स्कूल कंपटीशन है उस लेवल पे सारे चारों हाउसेस के कंपटीशन हुए, जिसमें कि येलो हाउस विन हुआ है। अब वो हमारे सारे टीचर्स के साथ, जो मेल स्टाफ है टीचर्स का, उनके साथ उनका कंपटीशन है आज। तो अब देखिए टीचर्स बच्चे कौन जीतता है, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। ट्रेलर हाईवा से डीजल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही ट्रेलर हाईवा आदि वाहनों से डीजल चोरी होने की शिकायत मिल रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोरेला, पेंड्रा, मरवाही त्रिलोक बंसल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, अनुविभागीय अधिकारी अशोक वाडेगांवकर के नेतृत्व में टीम गठित कर डीजल चोरों को पकड़ने में आवश्यक दिशा निर्देश देकर पातासाजी में लगाया गया। जिले में डीजल चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसमें मरवाही में एक एफआईआर भी थी, जिसकी पतासाजी के लिए पृथक से टीम बनाई गई थी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में। कल टीम को सूचना मिली थी कि जो ये डीजल चोर हैं वो बिलासपुर तरफ गए हुए हैं, तो वहाँ एक नाकेबंदी पॉइंट लगा करके उनकी चेकिंग की गई। उस दौरान ये 4 डीजल चोर जो हैं पकड़ाए हैं और उनके खुद के भागने के कारण उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था, जिससे 2 आरोपी फरार हो गए हैं। साथ ही साथ 4 आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की गई है। लगभग 400 लीटर जो डीजल है वो जब्त किया गया है। ये चारों आरोपी कालिका लोनी, ध्रुव लोनी, भानु प्रताप लोनी और कमला प्रसाद लोनिया हैं। ये 2 लोग परासी के रहने वाले हैं और 2 सिलपुर कोतमा के रहने वाले हैं। इन चारों की गिरफ्तारी की गई है और साथ में 2 आरोपी फरार हैं, देवा और किशन, जिसकी पता तलाश की जा रही है। इसमें और भी कोई क्या खुलासे को वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है? यहाँ पे इन लोगों ने, यहाँ के साथ में और कई जगह का ये नाम बता रहे हैं जहाँ इन्होंने डीजल चोरी की है। बेसिकली घूम कर आसपास में बिलासपुर क्षेत्र में, रायपुर क्षेत्र में, सूरजपुर में और पूछताछ में इन्होंने बताया है कि एमपी में भी कई क्षेत्रों में जाकर के इन लोग ये चोरी करते हैं। इनके पास टाटा सूमो व्हीकल है, टाटा सफारी व्हीकल है और बोलेरो व्हीकल है। कभी अलग अलग गाड़ियों में ये जाते हैं और जाकर के जो रोड में खड़ी हुई गाड़ियाँ हैं उसमें पाइप डाल करके उसके डीजल को चोरी कर लेते हैं। आदतन अपराधी है, मतलब आदतन अपराधी। किन किन धाराओं पर अभी ये कार्रवाई हुई है और कितने आरोपी गिरफ्तार हैं और कितने फरार हैं? अभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। 379 धारा आईपीसी है, उसके तहत एफआईआर मरवाही थाने में थी, उसमें गिरफ्तारी की गई है। और भी एक्स्ट्रा डीजल जो दूसरी जगह से उन्होंने चोरी किया है उसको 140-1/4 के तहत जब्त किया गया। किसी तरह का हथियार कुछ जब्त हुआ इनके द्वारा? हथियार नहीं। स्वर्गीय देवव्रत सिंह की वर्तमान पत्नी विभा सिंह के खिलाफ देवव्रत के बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खैरागढ़ रियासत के राजा एवं विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह के बच्चों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने पिता की वर्तमान पत्नी विभा सिंह पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बच्चों ने कहा है कि विभा उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रही है। कौन है विभा सिंह, बताएं पूरा। श्रीमती विभा सिंह जी मेरे पिता स्वर्गीय राजा स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की पत्नी हैं और वो हमें
हर तरीके से हमें परेशान कर रही हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। वो हमारे घर में अब ताले लगा दे रही हैं, हमारी गाड़ियाँ की चाबी छीनी जा रही हैं, हमारे स्टाफ को, हमको धमकाया जा रहा है कि मेरे अनुमति के बिना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। मैं जब तक नहीं चाहूँगी इस घर में एक ताला या एक चाबी कुछ नहीं हो सकती। इस प्रकार वो हमें धमका रही हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने पता नहीं कहाँ से उनके कुछ लोगों को भी एंट्री हमारे घर में है, जो कि गुंडे जैसे लोग हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर जी हैं एक। ये कौन है, क्या है, हम नहीं जानते। ये कौन है क्या हम नहीं जानते। ये ज़बरदस्ती हमें धमकाया जा रहा है, हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। शिकायत की थी जी, एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जी, उस संबंध में बताइए। जी, मेरे पिता ने जो पेशगी जो दर्ज की थी वहाँ थाने में, वो उन्होंने एक सूचना के तौर पे किया था कि ये इस प्रकार मुझे परेशान कर रही हैं पैतृक ज्वेलरी के मामले में और इस तरीके से पैसों के मामले में, इन सब चीज़ों के मामले में उसमें उस रिपोर्ट में सब लिखा गया है। और जहाँ तक कि ये जो ऑडियो वायरल हुई है, ये एक बोल सकते हैं अपन कि लोगों को जानने का कि ये किस प्रकार हमें परेशान कर रही है। और जैसे आपका प्रश्न था कि हम प्रेस के पास क्यों आए हैं, हम आप लोगों के सामने आज सच्चाई दिखाना चाहते हैं, हम सबको सच बताना चाहते हैं कि यही सच है और हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हमारे साथ हमें न्याय चाहिए। आपके पिताजी की मृत्यु के पीछे क्या कारण लगता है? मृत्यु के पीछे बस एक कारण है कि ये औरत विभा सिंह इन्हें मानसिक रूप से इतना परेशान करती थी, इतना प्रताड़ित करती थी कि वो धीरे धीरे इतने दिमाग से कमज़ोर हो गए, उनका दिल कमज़ोर होने लगा, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। और ऐसे इन सब मामलों में उन्हें इतना स्ट्रेस हुआ, इतनी मानसिक दिक्कतें हुई, जिन वजह से शायद उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं थी। आपने कहा मृत्यु के समय और पोस्टमार्टम को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, आप लोग उस समय मौजूद थे, क्या स्थिति थी? हम लोग पूरे समय उसी वक्त उपस्थित थे, किसी ने पोस्टमार्टम की बात नहीं की। हम तो खुद एक शौक में थे कि हम क्या कैसे करें। अब सामने हमारे पिताजी ऐसे पड़े हैं, हम क्या सोचें कि पोस्टमार्टम कराएं ना कराएं। हम लोग खुद एक शौक में थे कि हम कुछ ना बोल सकें। हम बस सबसे यही निवेदन करेंगे कि हमारा साथ दें। शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आज हमारे पिता हमारे साथ नहीं हैं, हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं, हमें धमकियां दी जा रही हैं। बस हम सबसे यही मांगेंगे और हम यही चाहते हैं कि आप सब हमारा साथ दें। हमारे ऊपर थोड़ी सी जितना मतलब जिसके भी मन में मतलब जो हमें प्यार करते हैं, आप सबका हमें आशीर्वाद और आपके साथ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और धमकी दी जा रही है? धमकियाँ हमें विभा सिंह जी के द्वारा दी जाती हैं कि मेरे घर में, कि इस घर में मेरे अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता, ना कोई घुस सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार की धमकियाँ दी जाती हैं, हमके धमकाया जाता है। उन्होंने एक गुंडा पाल रखा है जिसका नाम वीरेंद्र सिंह तोमर है। इस तरह से आप लोग को मानसिक रूप से उनका कहना, जहाँ तक हमें सूचना मिली है, उनका कहना ये है कि उनकी मृत्यु 2 बजे हुई थी रात को, लेकिन ये सरासर झूठ है क्योंकि हम सब वहीं पर थे। लगभग 2:30 बजे के आसपास उन्होंने हमें बोला होगा कि चलो मुझे अटैक आ रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। ये उनके शब्द थे। और फिर हम लोग तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकले बिना कुछ सोचे समझे। बस हमने जल्दी से गाड़ी निकाली। फिर 2:45 के 2:30 के बाद अगर वो ये कह रहे हैं कि 2 बजे स्वर्गीय राजा साहब की मृत्यु हो चुकी थी, तो आप किसी की भी मृत्यु हो, हॉस्पिटल से एक डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें समय तिथि सब लिखा रहता है। तो अगर वो ये कह रही हैं कि उनकी मृत्यु इतने बजे हुई है, तो वो गलत है, सरासर झूठ कह रही हैं। अगर हम झूठ, या अगर वो झूठ बोल रही है या हम झूठ
बोल रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट झूठ नहीं बोलेगा। उस समय पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था, तो कोई शायद बोला गया था, क्या क्या उसमें ये जो पोस्टमार्टम की बात है तो वो वहीं पर थी, सुबह सुबह की बात होगी ये। तो अगर वो कहती कि पोस्टमार्टम कराया जाए तो हम बेशक कराते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। अब उनके अगले बयान ये होगा कि मैंने सबसे कहा था कि उनका पोस्टमार्टम कराया जाए, पर किसी ने नहीं सुनी। उनने कुछ भी नहीं कहा ऐसा कि जिससे कि उनका पोस्टमार्टम कराया जाए, ऐसा उनका कोई कहना नहीं था। ना ही किसी ने सुना, ना ही किसी ने इस बारे में बात की। और जो बात मृत्यु की है वो 2:45 से 3 के बीच में हुई है, और हम सभी वहाँ पर उपस्थित थे हॉस्पिटल में। जी, वो उसके पहले छुरीकरान थाने में जो शिकायत जी वो उन्होंने ही दी थी अपने दस्तखत से, या फिर उन्होंने अपनी दस्तखत से दी थी, 2 पेज की दी थी उन्होंने। उसकी जानकारी आप लोगों को थी उसकी जानकारी? जी जी। जो 2 शिकायतें दी गई हैं विद्यार्थी पुलिस थाने में, वो हमारे पिता ने दर्ज करवाई थी। उसकी जानकारी हमें उस टाइम पे ऐसे नहीं पता थी, पर वो कहते थे कि मैं ऐसा कुछ मतलब अपने बचाव में, क्योंकि उन्हें इतना तो समझ आ गया था। आज भी बहुत सारी ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग और ऐसे चीज़ें हैं जिनको आज हम लोग ने पब्लिक नहीं किया है। तो पापा खुद कहते थे कि मैं ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा कंप्लीटली तो नहीं बोला था कि ये मैंने कर चुका है, ये किया है, पर बाद में जहाँ तक कि जो उनके लोग हैं, उस श्रीदान के जो लोग हैं, खैरागढ़ के जो लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये जानकारी थी, तो उन्होंने उस चीज़ के बारे में पता करवाया, फिर उसको पेश करवाया गया सामने में। आपकी माता जी के साथ, और क्योंकि ये सारा मैटर अगर आपके 30 तारीख की बैठक भी होती है परिवार में, और परिवार के अंदर कोई निर्णय नहीं आता सामने, तो ये न्यायालय तक जाने की स्थितियां निर्मित होगी, तो फिर मीडिया तक आने की सलाह को किसने दी? देखिए, मीडिया की सलाह हमें किसी ने भी नहीं दी है। आप जहाँ तक कि हमारी जो बात हुई थी श्रीमती विभा सिंह जी से, हमने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए 30 तारीख तक कोई कुछ नहीं करेगा, ना हम कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिससे विवाद बढ़े, ना आप करेंगे। उन्होंने बड़े अच्छे से उन्होंने उस बात को माना, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने ये सब शुरुआत कर दी थी। गाड़ी की चाबी छीन लेना, बदतमीजी करना, हमारे जो घर के जो स्टाफ हैं उनको बुरा भला कहना। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर वो इस सीमा तक जा रही हैं तो कहीं ना कहीं हमें पुलिस के पास भी जाना पड़ा, उनके खिलाफ रिपोर्ट करवानी पड़ी कि वो इस तरीके से करती थी। हमने सोच के रखा था कि हम सब अच्छे से रहेंगे, क्योंकि राजा साहब के स्वर्गवास के बाद एक अकेला जैसे मैं जानती हूँ मैंने किनको खोया है, और वो जानती है उन्होंने किनको खोया है। लेकिन अब जो कि बात यहाँ आ गई है कि वो इस तरीके से उनको इतना परेशान कर देती थी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इस बात को हमें सामने लाना था, क्योंकि वो कल के दिन कुछ भी कर सकती हैं। वो लीगल वाइफ के चलते वो कहीं भी जा सकती हैं, हमें आगे चल के बहुत बड़ी परेशानी में खड़ा कर सकती हैं। आज हमारे पिता हमारे साथ में नहीं है, इस चीज़ से हम तो कभी नहीं उभर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ थे, और आज भी हैं। आज भी हम उन्हीं के उसमें चल रहे हैं। हमें लग रहा है कि नहीं, वो हमारे साथ में है, हमें शक्ति दे रहे हैं। हमें शायद हो सकता है वो ये चाह रहे होंगे कि मेरे बच्चे इतनी कम उम्र में ही इतने बड़े हो गए, शायद तक से आज ये जो अगर आज हम आप सबके सामने ये सब जो बोल रहे हैं, हो सकता है उन्हीं की मर्जी हो कि ये शायद तक से उनकी शुरुआत है, क्योंकि चुनौतियाँ तो अभी बहुत सारी आएंगी, ये बात हम भी जानते हैं। तो ये आप इसको पारिवारिक विवाद कहिए या कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं पहल उन्होंने ही की है, शुरुआत उन्हीं से हुई है। सोशल मीडिया में वो उनका पूरा सहयोग है हमारे साथ, जितने भी हमारा खैरागढ़ राज परिवार है उनका पूरा सहयोग हमारे साथ है, वो पूरा हमारा मदद कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे जो परिवार के जो लोग होते हैं, सिर्फ उनका वो कहलाया जा सकता है, क्योंकि
हर जगह वो कहती है कि मैं लीगल वाइफ हूँ, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मेरे अनुमति के बिना यहाँ इस घर में कोई घुस नहीं सकता। ये एक तरीके से हम लोगों को परेशान करने का ही एक तरीका है। अब जैसे कि आप जानते ही हैं, उन्होंने पहले ताला लगाया ऑफिस में, फिर हमारी गाड़ी की चाबियाँ छीन ली गई, और फिर आप दूसरी तरफ कहते हो कि नहीं आज मैं जो कर रही हूँ बच्चों के लिए कर रही हूँ, तो ये गलत है। आगामी 29 या 30 तारीख को बैठक है जी, तो उसमें कौन कौन रहेंगे, कितने उसमें आपको नॉलेज? हमारा पूरा परिवार रहेगा, खैरागढ़ राज परिवार, जितने भी हमारे परिवार के मुख्य लोग हैं, वो सारे बड़े बुजुर्ग सब रहेंगे। और उस दिन फैसला होगा कि क्या होना है आगे, क्या नहीं होना है, उस हिसाब से हम फिर आगे करेंगे। एक परिवार की लड़ाई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।